गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स जो हुए थे नील्स बोर, उन्होंने 1913 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में, और उन्होंने फिर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रा भी हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था वो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट से। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो ये कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स रिजाइड करते हैं, न्यूट्रॉन रिजाइड करते हैं, बहुत स्मॉल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जो होता है वो मूव करता है चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर, और हर एक की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स होती है एक ऑर्बिट में जिसमें वो चक्कर लगाता है। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और वो फिर जब एक लेवल से, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं डिपिक्ट करना चाहूँगी आपको यहाँ पर, जैसे ये न्यूक्लियस है, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है ये ऑर्बिट्स है, ठीक है ना। इनको क्या बोला है, इनको बोला है ऑर्बिट्स। और जो ये ऑर्बिट्स हैं स्टेशनरी सेल्स, इनकी एनर्जी जो है फिक्स्ड है। अगर इसमें वो चक्कर लगाएंगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये वाला लोअर एनर्जी का है, ये वाला हायर एनर्जी का, और आगे जाएंगे तो और हायर एनर्जी का जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक्चुअल में, और वो ऊपर इधर आता है, तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी लो है, यहाँ क्या है, हाई है, तो उसे एनर्जी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं अपनी ग्राउंड स्टेट होता है जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के वो अपनी किसी हायर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, कब गया है, जब लो एनर्जी थी, और वो हाई एनर्जी में कब जा रहा है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, सोख रहा है। ठीक है ना। अब देखो, आप किसी मेहमान के घर चले गए, ठीक है, शादी वादी फंक्शन वगैरह अटेंड करने। अब आप यहाँ पहुँच चुके हो, अब वहाँ उस मेहमान के घर कितनी देर रहोगे, पूरा ज़िंदगी भर थोड़ी ना रह सकते हो, आपको वापस अपने घर पे आना पड़ेगा। तो जब वो वापस आता है, इसका मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में वापस आता है, तो यहाँ पर वो कुछ एनर्जी जो है वो इमिट करता है। ठीक है, ये जो एनर्जी इमिट करता है, ये अगर विजिबल रेंज में पड़ती है तो हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो हमें कलर्स क्यों दिखाई देते हैं रेडिएशंस में, उसके बारे में। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाएंगे तो एनर्जी हम जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट करता है, वो छोड़ता है उस एनर्जी को। और अगर वो एनर्जी विजिबल रेंज में पड़ती है तो हमें दिखाई देती है, अगर उससे कम या ज़्यादा में पड़ रही है तो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसके लिए अलग अलग लाइंस आती हैं, जो ये लाइंस आती हैं इनको ही बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइंस, जो हम बाद में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं हम, तो जब वो किसी एनर्जी लेवल को चेंज करता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट की जाता है, तो कितनी एनर्जी, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की छोड़ेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E=h होता है। जो बोर्स मॉडल है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस है। इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, पार्टिकल माना है। तो अब जो वो रेडिएशन निकाल रहा है वो क्या निकाल रहा है, E=h। ठीक है, अब मान लो ये E1 है तो यहाँ पर हो जाएगा h-1, अगर ये E2 है तो ये हो जाएगा h-2। इसका मतलब एक एनर्जी लेवल है, एक दूसरा एनर्जी लेवल है, 2 नंबर। अब अगर इन दोनों के बीच का कोई है, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन था, ये इस स्टेट से इस स्टेट में आया है, ठीक है ना। मान लो ये हमारी K शेल है, मान लो ये L शेल है, तो इसके लिए एनर्जी मान लो उसकी है E1, और इस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी एनर्जी है मान लो E2। तो अगर उसे इस एनर्जी से इसमें जाना पड़ेगा तो उसको एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कितनी, E2 में से क्या घटा देंगे हम, E1 घटा देंगे, तो ये गैप की एनर्जी जो है वो आ जाएगी इस गैप की। अब बटे में अगर हम H कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो जो इमिट करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जा रहे हैं ना ऑर्बिटल में, तो वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, वो ये एब्जॉर्ब करेगा, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये तो एनर्जी गैप है, बटे में H कर दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, तो ये क्या आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई कि कितनी फ्रीक्वेंसी की है ये। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, हमें एनर्जी पता चलती है हर एक स्टेट की,
हर स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी फिक्स होती है, उसमें अगर एनर्जी में, उस एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो कभी भी वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में कमी आई थी उस हिसाब से। उसके बाद हम जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है, वो भी हम निकाल सकते हैं। वो है mvr इजकल टू NH/2π। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। mvr इजकल टू NH/2π। n क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस, किस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस, ठीक है ना। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, बाकी 2π तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 पोस्टुलेट बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। अब जो ये एनर्जी ऑर्बिटल निकाले गए हैं कि किस में एनर्जी लेवल में अगर वो चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ उन ऑर्बिट में पॉसिबल है जिसके अंदर उनका एंगुलर मोमेंटम इतना हो, mvr इजकल टू NH/2π। अगर इससे वो मतलब बराबर नहीं है इसके, तो वो एनर्जी लेवल में एनर्जी इमिट होती रहेगी इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्बिट है जिसके अंदर जो उसका एंगुलर मोमेंटम है NH/2π के बराबर आता है, तो वो ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी इमिट नहीं होगी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर पता चली थी और इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो जहाँ ये जो आया है अभी जो हमने बताया कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये जो चक्कर लगाते हैं इनको हम स्टेशनरी सेल्स भी बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स भी बोल रहे हैं। और अगर उसको क्वांटम नंबर बोलें तो जैसे इसका मान लिया हमने पहली शेल है तो इसके लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1। तो जो ये 1 है, ये जो n है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। क्या हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इससे हमें ये पता चल रहा है हम कौन सी शेल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद इनका नाम भी दे दिया गया था कि n इज इक्वल टू 1 हो तो k शेल होती है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल है, अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो वो l शेल होती है, और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो वो m शेल होती है। ये आपको पता है शायद, है ना। और उसमें ये भी पता होगा कौन किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हम बता सकते हैं। जैसे रदरफोर्ड ने नहीं बताया था ना कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, इसने बताया। और क्या बताया? 2n का स्क्वायर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रत्येक शेल में मौजूद होंगे। जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसका मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। मान लो n इज इक्वल टू 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कितने रखेंगे n की वैल्यू हम? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो n इज इक्वल टू जब 2 होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब n इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 आएगा, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, n इज इक्वल टू 2 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जब n इज इक्वल टू 3 हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 9 2 जा 18, ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 4 का करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हमें एनर्जी लेवल्स भी पता चल गए, उनकी एनर्जी भी पता चल गई है। हम ये भी बता सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन जैसा स्पेक्ट्रम, जैसा हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज का स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो बोर मॉडल बहुत सक्सेसफुल था। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये जो रेडियस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है ना, तो ये ऑर्बिट है, इसका कितना, ये इसकी बात हो रही है रेडियस की। तो रेडियस कितना होता है ये दे रखा है कि किसी भी रेडियस का है वो है n स्क्वायर a नोट। a नोट की वैल्यू फिक्स है 52.9 पिकोमीटर। तो n की वैल्यू 1 रखो तो 2 रखो तो वो फिर बढ़ते जाएगा आगे आगे, ठीक है। इसी हिसाब से फिर आगे अगर हम एनर्जी की बात करें, किसी भी एनर्जी लेवल की, कि उसमें कितनी एनर्जी है, तो हर लेवल की एनर्जी अलग है और वो फिक्स है। कितनी है देखो यहाँ पर, ये है En इज इक्वल टू माइनस RH। RH जो होता है बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है क्योंकि ये कांस्टेंट, और 1/n का स्क्वायर है तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो हर एक की एनर्जी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है।
अब उसने निकाल के दिखाया है आपको पहले शेल की एनर्जी। अगर हाइड्रोजन के हम n=1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दी, 1 रख दी, तो ये वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। जब E2 निकाला तो फिर इसकी वैल्यू आई -0.545 इंटू 10⁻18, तो ज़्यादा आई ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पहला वाला लेवल की एनर्जी कम होती है, दूसरे वाले लेवल की एनर्जी हाई होती है। यहाँ पर आपको जो ये नेगेटिव साइन दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ये इतने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है आपके इतने से में। क्या एक्सप्लेन कर रखा है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग को कंसंट्रेट करना। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, यहाँ पर मैंने ये बोला है कि मान लो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई किसी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, मान लो बहुत दूर रखा है, ठीक है। और अब वो जब वो धीरे धीरे पास लेके आएंगे, हम उसको किसकी तरफ लेके आ रहे हैं, हम उसको न्यूक्लियस की तरफ लेके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इनके बीच में यहाँ पर हमने एनर्जी क्या मानी कि जब इसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं था तो इसकी एनर्जी कितनी थी, 0 थी इसकी एनर्जी, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये इस न्यूक्लियस के साइड जाता जाएगा, पास जाता जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करना शुरू करेंगे, अट्रैक्ट। और जहाँ पर अट्रैक्शन होती है ना बेटा, वहाँ पर एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और रिलीज़ के लिए साइन क्या होता है, जब कोई इमिट करता है तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब समझ में आ गया क्या बोल रही हूँ मैं, कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे माना था, उसकी एनर्जी जो है वो 0 मानी थी। जब वो न्यूक्लियस की साइड अप्रोच करना शुरू करता है तो वहाँ पर अट्रैक्शन होने लगता है और एनर्जी जो है वो इमिट करना शुरू कर देता है। तो 0 से जब वो नीचे जाएगा, अब सीधी सीधी या तो आप इस तरीके से याद कर लो, इमिट कर रहा है तो नेगेटिव, नहीं तो आप ये सोचो 0 से भी नीचे जा रहा है कोई, और क्या नीचे जाएगा, माइनस में ही जाएगा ना। 0 से नीचे वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है, माइनस एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसकी वैल्यू के अंदर क्या आया हुआ है, इसके वैल्यू के अंदर नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर, हमने ये सब कर लिया, हमने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। हाइड्रोजन के लिए वो था ये फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, दिस वन, एनर्जी लेवल के लिए। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बोला था बेटा, तब भी मैंने बोला था कि हाइड्रोजन के लिए बोल रही हूँ। अगर कोई भी और हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज है तो उनके लिए फॉर्मूले में Z² ऊपर आ जाएगा। ये तो रेडबर्ग कांस्टेंट ही है, RH, ठीक है ना, ये आ जाएगा ऊपर Z²। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है किसका, जैसे मान लो, अब मैं ये बार बार जो बोल रही हूँ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, लाइक स्पीसीज का मतलब क्या है, आप मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ लिथियम, तो लिथियम के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन और लिथियम में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर लिथियम के ऊपर 2+ लिख दूँ मैं, तो अब इसका मतलब बता सकते हो आप कि लिथियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने लूज कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये सेम टू सेम कैसा हो गया, जैसा हाइड्रोजन का था। तो अगर लिथियम 2+ है या कोई भी ऐसा आयन जिसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल अगर कोई मैं बताऊं तो, फॉर एग्जांपल आपको दिया मैंने हीलियम प्लस, तो हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 उसने दे दिया तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये भी हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो उनके लिए ये फॉर्मूला है, ये जो एनर्जी लेवल का था ना, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z² आएगा। Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम के लिए 4 है। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये जो है, ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी बताई है किससे, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो हम किसी की भी बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग। इसका मतलब देखो, पोजीशन तो थोड़ी देर पहले आपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं तो पोजीशन तो बता ही दी, क्योंकि उसने ये बता दिया कि यहाँ पे घूम रहा है, इतने में चक्कर लगा रहा है। तो अगर आपको पता हो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहा है, इतने पे चला, तो इसकी स्पीड, इसकी वो नहीं बता सकते आप पोजीशन। तो ये बोल रहा है कि पोजीशन भी बता दी उसने, और क्या बता दी, वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ये बोर मॉडल के हिसाब से बताई जा सकती है। ध्यान रखना क्या बोला है कि पोजीशन और
वेलोसिटी दोनों एक साथ बता सकता है बोर मॉडल। लेकिन इसमें कमियां आई थी। अभी पहले तो सिर्फ इसकी अचीवमेंट्स पढ़ेंगे हम, बाद में कमियों पे आएंगे। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ इस बात पे कि वो कह रहा है बोर मॉडल की पोजीशन भी बता दूंगा मैं और वेलोसिटी भी बता दूंगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की। तो आज हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम किया है, उसके सारे पोस्टुलेट्स ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगी, फिर भी अगर आप अपने आप लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं आज भेज दूंगी आपके पास, ठीक है। थैंक यू क्लास।